नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं, दैनिक भास्कर। स्वास्थ्य, भोजन व रोजगार के क्षेत्र में असलियत क्या है? किसानों की मांगी मानना कितना व्यावहारिक होगा? चुनावी चंदे का जटिल सवाल, दैनिक जागरण। कई समस्याओं का समाधान, हाइड्रोजन ईंधन, सौर क्रांति लाने वाली सूर्योदय योजना, सुधार का अवसर, बिजनेस स्टैंडर्ड, भारतीय प्रबंधक और कामकाज में बदलाव, पारदर्शिता के हक में, चंदे पर सवाल। अब आर्टिकल विस्तार से। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं, दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। सरकार ने फाइनेंशियल एक्ट 2018 के तहत एक कानून लाकर आयकर कानून, जनप्रतिनिधि कानून, कंपनीज कानून में संशोधन किया और केवल एसबीआई के जरिए बॉन्ड जारी करवाकर राजनीतिक दलों के लिए चंदे की प्रक्रिया बनाई। कौन सा कारपोरेट किसे कितना चंदा दे रहा है, यह मतदाता नहीं जान सकता था। कोर्ट में सरकार की दलील थी कि बॉन्ड के जरिए चंदा दिए जाने से काले धन का प्रभाव कम होगा। हालांकि संशोधित कंपनीज एक्ट के तहत एक तरफ विदेश में बैठी कंपनियों को जिनका कार्यालय भारत में है फंड देने की अनुमति दी और दूसरा चंदे की सीमा शुद्ध लाभ का 7.5 से बढ़ाकर असीमित कर दी। यानी घाटे वाली कंपनियां भी किसी सीमा तक चंदा दे सकती थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे चंदे से कारपोरेट घरानों का जन प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाकर नीतिगत फैसले प्रभावित करने का खतरा है। सरकार के कालाधन रोकने के दावे को समानुपातिकता और दोहरी जमानतता के न्यायिक सिद्धांतों के तराजू पर खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, चुनावों में मतदाता सही निर्णय, इसके लिए राजनीतिक दलों को चंदे के बारे में जानकारी मिलना जरूरी है। इससे गवर्नेंस में खुलापन आएगा। यह आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। स्वास्थ्य, भोजन व रोजगार के क्षेत्र में असलियत क्या है? डेरेक ओब्रायन, लेखक, सांसद और राज्यसभा में टीएमसी नेता हैं। इस लेख की सहायक शोधकर्ता चाहत मंगतानी और वाणिका मिश्रा हैं। संसद का अंतरिम बजट सत्र हाल ही में समाप्त हुआ। इसके 9 दिनों में सरकार ने आत्म प्रशंसात्मक विशेषणों की बाढ़ ला दी थी, लेकिन इस स्तंभकार ने आंकड़ों के पीछे की हकीकत पर प्रकाश डाला है, जो बताता है कि वास्तव में देश में लोग कैसे रह रहे हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को काफी मदद मिली है। परिदृश्य आ रेखा सरकारी अस्पताल जाती हैं और कतार में इंतजार करती हैं। उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। वे जानती हैं कि यहाँ उन्हें मिलने वाली चिकित्सा सेवा स्तरहीन है, लेकिन उनकी जेब इतने पर की इलाज देती है। इलाज तक पहुँचने की प्रक्रिया भी कठिन है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में संग्रहित डेटा त्रुटियों से भरा है। संख्याएं या तो मृतकों की गलत पहचान करती हैं, सर्जरी के विवरण गलत दर्ज करती हैं या लाभार्थियों को सूची से बाहर कर देती हैं। यदि रेखा लाल पिताशाही के चंगुल में नहीं फंसती तो इसका इलाज सरकारी केंद्र में किया जाएगा, जहाँ संसाधन सीमित है और सुविधाएं निम्न स्तर की होती हैं। सरकार हेल्थ केयर में जीडीपी का मात्र 2.1% निवेश करती है। अपर्याप्त सरकारी सहायता के साथ साथ जेब पर पड़ने वाला भारी बोझ हर साल 5.5 करोड़ भारतीय को गरीब बना देता है। परिदृश्य बाद रेखा पैसे बचाने के लिए मन से दवा ले लेती हैं। इससे उनके स्वास्थ्य को और खतरा उत्पन्न हो जाता है। हालिया एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2021 के बीच सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने से बचने वाले परिवारों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से 49.9% था। इसका मतलब यह है कि आधा देश जरूरत के समय सरकारी सुविधाओं की ओर रुख नहीं करता है। सामान्य वर्ग की 10 में से 6 महिलाओं और आदिवासी समुदाय की 10 में से 7 महिलाओं ने हेल्थ केयर तक पहुंच में कम से कम एक समस्या का सामना होने की सूचना दी है। पुनः इस वर्ष के एनएफएचएस डेटा के लिए जिम्मेदार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के निदेशक के एस जेम्स को रिपोर्ट जानू होने के तुरंत बाद सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था। नंबर 2, खाद्य सुरक्षा। भारत की खाद्य विविधता वैश्विक निवेशकों के लिए भी लाभकारी है। परिदृश्य कविता ने सरकारी सब्सिडी वाली दुकान से राशन खरीदने का फैसला किया। कीमतें कम है तो पोषक तत्व भी कम है। कविता की हकीकत का बयान अनेक स्वतंत्र सर्वेक्षण करते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत 125 में से 111वें स्थान पर है। परिदृश्य बाग कविता सुपरमार्केट से सामान खरीदने का विकल्प चुनती है। ये उन्हें अधिक विकल्प और बेहतर गुणवत्ता देता है, भले कीमतें अधिक हो। गुणवत्ता के लिए कविता अपने भोजन की संख्या कम कर देती है। उनकी दुर्दशा हाल ही में एफएयू, आईएफटी, यूनिसेफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुरूप है, जिसमें पाया गया कि 4 में से 3 भारतीय यानी 1 अरब लोग पोषक आहार का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, रोजगार। आज हर युवा का मानना है कि वह कड़ी मेहनत और कौशल के साथ नौकरी में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। परिदृश्य आप मोहन ने एक भर्ती अभियान में भाग लेने का फैसला किया। अपने राज्य के 4-5 हजार अन्य लोगों की तरह वह इस दिवस इजराइल में नौकरी के लिए कतार में लग गया। जान का खतरा है, लेकिन प्रतिमाह 1 लाख रुपए से अधिक कमाने का प्रलोभन भी है। ये उसकी अभी की कमाई से 10 गुना ज्यादा है।
परिदस बाबुओं ने खाद्य सेवा कंपनी में डिलीवरी एजेंट के रूप में नौकरी करने पर विचार कर रहा है। उसके पास अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री है, लेकिन 25 साल से कम उम्र के अन्य 42% स्नातकों की तरह उसे भी रोजगार नहीं मिला है। हर सुबह वह खुद को उन 10% लोगों में से एक पाता है जिसके बारे में अखबार 2 साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी होने की रिपोर्ट देते हैं। मोहन को बूढ़े माता-पिता का भरण-पोषण करना है। वह समझता है कि गिग वर्कर के रूप में कोई भी कानून उसे अपनी नौकरी खोने या अनिश्चित घंटों तक काम करने से नहीं बचाता है। यह कहता है, मुझे इज़राइल जाने दो। लेकिन संसद में प्रधानमंत्री के वक्तव्य में कविता, रेखा और मोहन की आवाज़ों को कोई जगह नहीं मिल पाई थी। किसानों की मांगें मानना कितना व्यावहारिक होगा। नीरज कौशल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसान संगठनों की मांगें क्या हैं? कृषि को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना तो दूर, जैसा कि आंदोलनकारी किसान नेताओं ने दावा किया है, अगर उनकी मांगें मान ली गईं, तो पंजाब, हरियाणा और यूपी, इन 3 राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्थाएं खस्ताहाल हो जाएंगी। यदि विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले 200 किसान संघों के प्रतिनिधियों ने ठीक से हिसाब लगाया होता, तो उन्हें एहसास हुआ होता कि भारत सरकार पर गंभीर वित्तीय संकट, गंभीर ग्रामीण बैंकों को क्षति और माइग्रेशन को हतोत्साहित और बाधित किए बिना उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकती है। और ये 3 ही फैक्टर उपरोक्त 3 राज्यों में खेती का आधार है। उदाहरण के लिए, किसान संगठनों की इस मांग को लें कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन करते हुए वर्तमान के 100 दिनों के बजाय प्रतिवर्ष 200 दिनों की गारंटी वाले रोजगार में बदल दिया जाए। उनके द्वारा मांगी गई मजदूरी हरियाणा की मनरेगा मजदूरी से लगभग दोगुनी है और बिहार, यूपी, उड़ीसा से 3 गुना से भी अधिक है। ये 3 राज्य ही सबसे अधिक प्रवासी श्रमिकों को पंजाब और हरियाणा भेजते हैं। वास्तव में किसानों को दुआ करनी चाहिए कि सरकार इस मांग को खारिज कर दे, क्योंकि अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो बिहार, उड़ीसा और यूपी में कृषि श्रमिकों को वर्तमान में मनरेगा के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि से 6 गुना अधिक राशि मिल सकती है। मनरेगा के तहत उनकी दैनिक कमाई पंजाब या हरियाणा में औसत कुशल मजदूरी से कम 50% अधिक होगी। इसलिए दूर दराज के राज्यों में जाकर काम करने के लिए बहुत कम प्रोत्साहन होगा। इसमें अक्सर अपने परिवार से दूर झोपड़ियों में रहना पड़ता होता है। प्रवासी श्रमिकों के बिना इन राज्यों में कृषि और यहाँ तक कि गैर कृषि क्षेत्रों में भी अधिकांश आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी। फिर मनरेगा पर पड़ने वाले मनरेगा पर खर्च बढ़ाने का सरकारी खजाने पर भी असर पड़ेगा। 2024-25 में मनरेगा आवंटन का बजट अनुमान 86,000 करोड़ रुपए है। किसानों की मांग है कि इसे 6 गुना बढ़ाया जाए, दैनिक मजदूरी में 3 गुना वृद्धि और गारंटी शुदा कार्य दिवसों में 2 गुना। लेकिन चूंकि यह एक गारंटी देने वाला कार्यक्रम है, इसलिए कहीं अधिक श्रमिक निजी क्षेत्र में काम करने के बजाय विस्तारित मनरेगा में काम करना पसंद करेंगे। किसान संघ जिस विस्तारित मनरेगा की मांग कर रहे हैं, उससे सरकारी खजाने पर 5 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। किसान यूनियन 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के सभी किसानों और श्रमिक कृषि श्रमिकों को 10,000 रुपए प्रतिमाह या 1.2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देने की मांग भी कर रही है। इसकी तुलना गरीबों के लिए मौजूदा सार्वजनिक पेंशन योजना से करें तो 60 से 79 वर्ष की आयु वालों को 300 रुपए और 800 से अधिक वालों को 500 रुपए पेंशन मिलती है। गरीबों के लिए सार्वजनिक पेंशन बढ़ाने के तर्क जायज हैं, क्योंकि मौजूदा स्तर अपमानजनक है, लेकिन यह एक दूसरे लेख का विषय होगा। यहाँ पर मुद्दा यह है कि सरकार को किसानों के लिए एक ऐसी सार्वजनिक पेंशन योजना क्यों बनानी चाहिए जो गरीबों के लिए मौजूदा सार्वजनिक पेंशन योजना से 30 गुना अधिक हो। भारत में सरकार या उससे अधिक उम्र के 15 करोड़ लोग हैं और उनमें से 71% या लगभग 11 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित पेंशन योजना की वार्षिक लागत 12 लाख करोड़ रुपए के करीब होगी। केवल ये दोनों मांगे ही सरकारी बजट में 20 लाख करोड़ रुपए का गड्ढा करने के लिए काफी है। इस संख्या को अगर परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो 2023-24 में सरकार का कुल व्यय ही 48 लाख करोड़ रुपए था और कुल राजस्व संग्रह 31 करोड़ रुपए का। कर्जों के अतिरिक्त दूसरी मांगों की सूची भी लंबी है। किसान संघ किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। इसकी राजकोष पर लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि पूर्ण के अतिरिक्त क्या कवर किया गया है। अन्य मांगों में शामिल है एक ऐसा कानून जो एमएसपी की गारंटी देता है और एमएसपी के तहत 23 फसलों की खुली खरीद करना, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन कराना, WTO से भारत की वापसी और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाना, उस पर भी जो किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चुनावी चंदे का जटिल सवाल। दैनिक जागरण। चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर जैसे सवाल उठ रहे थे, उसे देखते हुए उस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस योजना को संवैधानिक करार दिया है। इसके साथ उसने स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दिया। इससे पता चलेगा किन व्यक्तियों और कारोबारी समूह ने किस दल को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। अभी तक राजनीतिक दल ये जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि संबंधित कानून में इसका प्रावधान ही नहीं रखा गया था। जब ये कानून लाया गया था तो ये वादा किया गया था कि समय के साथ चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा, लेकिन पिछले 6 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए लाई गई थी
क्योंकि इसके पहले राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की प्रक्रिया अपारदर्शी तो थी ही, उसमें नकदी का भी जमकर इस्तेमाल होता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि राजनीतिक दलों को यह बताना आवश्यक नहीं था कि उन्हें 20,000 रुपए से कम राशि का नगद चंदा किससे मिला। इसके चलते कुछ दल यह दावा करते थे कि उन्हें अधिकांश चंदा 20-20 हजार रुपए से कम राशि के जरिए ही मिला है। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि इस व्यवस्था में काले धन का इस्तेमाल हो रहा होगा। ये अच्छा नहीं हुआ कि चुनावी चंदे की पुरानी प्रक्रिया से जुड़ी खामियों को दूर करने के नाम पर चुनावी बॉन्ड की जो योजना लाई गई वह न तो विसंगतियों से मुक्त हो सकी और न ही पारदर्शी बन सकी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा तो सरकार की ओर से यह विचित्र तर्क दिया गया कि नागरिकों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं है। आखिर इस जरूरी जानकारी को सूचना अधिकार कानून से बाहर रखने का क्या औचित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहना कठिन है कि चुनावी चंदे की कोई पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी या नहीं, लेकिन यह समय की मांग है कि जनता को ये पता चले कि राजनीतिक दलों को कौन कितना चंदा दे रहा है। देश के छोटे मोटे उद्योगपति न जाने कब से राजनीतिक दलों को चंदा देते आ रहे हैं। यह तो मानने का कोई कारण नहीं है कि वे गोपनीय तरीके से ही चुनावी चंदा देना पसंद करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के भले के लिए चुनावी चंदे की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाना और राजनीति में काले धन का इस्तेमाल रोकना आवश्यक है। इसमें विपक्ष को भी सहयोग देना होगा। वह यह कहकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसकी जीत हुई, क्योंकि यह एक तथ्य है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की तरह राज्यों में शासन कर रहे दल भी चुनावी बॉन्ड हासिल करने के मामले में बढ़त पर थे। कई समस्याओं का समाधान हाइड्रोजन ईंधन। सज्जन पाल सिंह पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे, रेखक कलाम सेंटर के सीईओ है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 14 भारत में है। हम सभी सर्दियों की दस्तक के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कई अन्य शहरों में प्रदूषण के बारे में समाचार सुनते हैं। इस दौरान शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI खतरनाक स्तर को लांघ जाता है। फिर बहस शुरू होती है, दोषारोपण होने लगता है, जिसमें राजनीतिक दल बहुत मुखर होते हैं। हर दल एक दूसरे दल को दोष देने लगता है। इस बहस के बीच कुछ तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 23 लाख लोगों की मौत होती है। यह संख्या कोविड-19 से हुई कुल मौतों का 4 गुना अधिक है। क्या इस स्थिति का कोई ठोस समाधान है जो जीवन की सुगमता के साधनों से समझौता किए बिना पर्यावरण को भी क्षति न पहुंचाए। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में ऐसा एक समाधान हमारी पहुंच में दिख रहा है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद प्राप्ति के स्तर पर यह कुछ दुर्लभ भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश हाइड्रोजन पानी के एक प्रमुख भाग के रूप में मौजूद है। प्रत्येक पानी के अणु में ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। यदि पानी को इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, तब पानी का अणु टूट जाता है और हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन संभव हो सकता है। हाइड्रोजन एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है, यानी इसे जलाने से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। ऐसा करने से सिर्फ जलवाष्प ईंधन से बाहर निकलता है। हाइड्रोजन ईंधन को व्यापक स्तर पर उपयोग में लाने से पहले हमें भी यह सुनिश्चित करना होगा कि हाइड्रोजन ईंधन को उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे हरित नवीकरणीय स्रोतों से हो। इस प्रकार के हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य हानिकारक कण नहीं बनता। साथ ही हवा की गुणवत्ता यानी AQI को नुकसान नहीं पहुंचता। भारतीय उद्योग जगत भी ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक स्तर पर अपनाया जा रहा है। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी इसमें अरबों रुपए का निवेश कर रही है। टाटा और महिंद्रा के साथ टोयोटा और कॉमेस जैसी कंपनियां कारों और ट्रकों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विकसित करने पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यह सिलसिला इसी प्रकार कायम रहा तो आप वर्ष 2030 तक प्रतिदिन एक हाइड्रोजन बस, एक हाइड्रोजन ट्रेन की सवारी करने और एक हाइड्रोजन ईंधन कार के मालिक होने की उम्मीद कर सकते हैं। इससे निकलने वाला पानी भी इतना साफ होगा कि उसका सेवन तक किया जा सकता है। गत वर्ष नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन ईंधन की राह पर चलने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। भारतीय कंपनियां इस प्रक्रिया को सफल बनाने में विश्व का नेतृत्व भी कर रही हैं। प्राकृतिक गैस से भी हाइड्रोजन ईंधन बनाया जा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे पेट्रोलियम समृद्ध देश भी अब यही विकल्प अपना रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। भले ही कार्बन डाइऑक्साइड को किसी टेक्नोलॉजी से वायुमंडल में जाने से कुछ हद तक रोका जाए, तब भी यह पूरी तरह से स्वच्छ प्रक्रिया नहीं है। ऐसी किसी तकनीकी हस्तक्षेप की स्थिति में इसे ब्लू हाइड्रोजन ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन कार्बन इस समय विश्व की प्रमुख समस्या है। विश्व के 24% कार्बन उत्सर्जन के लिए परिवहन क्षेत्र को जिम्मेदार माना जाता है। दिल्ली जैसे शहर में तो यह आंकड़ा 30% से ऊपर है। ग्रीन हाइड्रोजन वाहनों से हम इस प्रदूषण को शून्य कर देंगे। केवल इसी से दिल्ली की हवा प्रदूषण के गंभीर स्तर से मध्यम स्तर तक आ जाएगी। केवल इस पहल से सालाना 23 लाख लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है और प्रत्येक भारतीय की औसत आयु लगभग
5.8% बढ़ जाएगी। इसके आर्थिक निहितार्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तेल और गैस का आयात हमारी आर्थिकी पर एक बोझ है। भारत ने वर्ष 2022 में पेट्रोलियम आयात के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये शिक्षा पर किए गए खर्च का 18 गुना या स्वास्थ्य देखभाल पर हमारे कुल खर्च का 14 गुना है। कल्पना करें कि जो धन हम तेल समृद्ध देशों को देने पर मजबूर हैं, उसे हम अपने विकास पर निवेश करें तो कितना प्रभाव हमारा इसका प्रभाव कितना व्यापक होगा। साथ ही हमारे स्थानीय उद्योगों का निर्माण भी होगा। हाइड्रोजन ईंधन की इस वैज्ञानिक क्रांति से बहुत सारी नौकरियां पैदा हो सकती हैं और हमें इन देशों पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। तेल समृद्ध कुछ देशों की नीतियां भी हमारे अनुकूल नहीं है। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बेहतर और 100% स्वच्छ है, लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षी मिशन की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। पहला है कुशल इंजन का निर्माण और किफायती वाहन विकसित करना जो इस नए ईंधन पर चल सके। हमें हमारे घरेलू उद्योग इतने मजबूत हैं और हमारा बाजार इतना बड़ा है कि नए इंजन का उत्पादन तेज गति से हो सकता है। दूसरा, ऐसे इंजनों में सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी, क्योंकि हाइड्रोजन पेट्रोल या किसी अन्य पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक विस्फोटक है। तीसरा मुद्दा यह है कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में सौर पवन ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता होगी। यह ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन की तुलना में महंगा बना देगा। भारत ने 2030 तक इस मोर्चे पर 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है। अकेले इस क्षेत्र में 6 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होंगी। हाइड्रोजन वाहनों पर उनका सर्विस नेटवर्क और अधिक निवेश के साथ ही रोजगार विस्तार होगा। यह सब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है, जहां हम न केवल स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे, बल्कि तेल की खरीद के खर्चे को बचाकर अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहारा देंगे। सौर क्रांति लाने वाली सूर्योदय योजना। रमेश कुमार दुबे, लेखक, एमएसएमई मंत्रालय के दिल्ली निर्यात संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी हैं। देश में इन दिनों कई राजनीतिक दलों में चुनाव के दौरान मतदाताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा करने की होड़ मची है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक क्रांतिकारी योजना पेश की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप यानी घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से न सिर्फ लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि भारत हरित ऊर्जा को वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी पूरा कर सकेगा। सौर ऊर्जा में पारंपरिक बिजली उत्पादन मॉडल की तरह अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने में आधारभूत ढांचे की भी उतनी ही जरूरत नहीं रहती है। सरकार अक्षय ऊर्जा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के निर्वाह के लिए कुल बिजली उत्पादन क्षमता के 50% को अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। इससे पहले सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कई योजनाएं बन चुकी है। वर्ष 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू किया गया था। 2015 में एक और योजना शुरू की गई थी, जिसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2017 में सरकार ने सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया योजना शुरू की। इसी तरह देश के ग्रामीण इलाकों में दूर-दराज क्षेत्रों तक स्वच्छ और सस्ती बिजली पहुंचाने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना शुरुआत की गई। इस योजना के बावजूद रूफटॉप और सौर ऊर्जा की प्रगति संतोषजनक रही नहीं। 2024 तक 40 गीगावाट लक्ष्य की तुलना में उत्पादन 11 गीगावाट का ही हुआ। इसी से सबक सीखते हुए नई योजना में पहले की योजनाओं की खामियों को दूर किया गया। रूफटॉप सौर ऊर्जा में सबसे बड़ी बाधा है ऊंची लागत। इसीलिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कुल परियोजना लागत का 60% हिस्सा सब्सिडी रूप में होगा और शेष राशि ऋण रूप में दी जाएगी। जिस घर पर सोलर पैनल लगेगा, उस परिवार का ऋण नहीं लेना होगा। यह ऋण वे सरकारी कंपनियां लेंगी जिन्हें राज्यों में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये कंपनियां सोलर पैनल लगाएंगी और घरों को जितनी भी बिजली की जरूरत होगी उतनी बिजली देंगी, और जो बिजली बढ़ेगी उसे संबंधित बिजली वितरण कंपनियों को बेच देंगी। इस बिक्री से जो धन प्राप्त होगा उसे ऋण का भुगतान किया जाएगा। कर्ज की अदायगी पूरा होने के बाद सोलर सिस्टम उपभोक्ता का हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता बिजली बेचकर स्वयं भी धन कमा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और बची हुई बिजली को बेचने से एक उपभोक्ता को हर साल 18,000 रुपए तक की बचत होगी। इस योजना में उन घरों का चयन किया जाएगा जहां हर माह औसतन 300 यूनिट बिजली की खपत होती है। सौर प्रणाली लगने के बाद इन घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी योजना है, जैसे बिजली से चलने वाला चूल्हा। इसलिए सरकार चूल्हा बनाने वाली एजेंसियों से तालमेल कर रही है ताकि इन परिवारों को मुफ्त इलेक्ट्रिक चूल्हा दिया जा सके। बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोलियम पदार्थों के भारी भरकम आयात बिल को देखते हुए सरकार दिल्ली से चलाने वाले वाहनों को बढ़ावा दे रही है। फिलहाल देश के 25% इलेक्ट्रिक वाहन रूफटॉप सौर ऊर्जा से चार्ज हो रहे हैं। सरकार इस अनुपात को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। अनुमान है कि भारत में वर्ष 2030 तक 10 करोड़ से अधिक बिजली से चलने वाले वाहन होंगे, जिनमें 29 लाख चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन विश्वसनीय, पर्यावरण हितैषी और किफायती होते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था टेरी के एक अध्ययन के अनुसार जहाँ सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की लागत 2.5 से 3.5 रुपए प्रति यूनिट है, वहीं ग्रिड आधारित बिजली की लागत
6 से 7 रुपए है। जिस ढंग से सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की तकनीक में प्रगति हो रही है, उससे वर्ष 2030 तक प्रति यूनिट लागत और कम होने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा चलित चार्जिंग स्टेशन ग्रामीण और दूर-दराज के ऐसे इलाकों में स्थापित हो जाते हैं जहां ग्रिड आधारित बिजली पहुंच नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्योदय की बिजली उत्पादन योजना के बजाय परिवार की संख्या को लक्ष्य बनाया गया है। 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य देखने में भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन देश की सौर ऊर्जा क्षमता बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन के अनुसार देश के 25 करोड़ घरों में यह क्षमता है कि वे अपनी छतों पर 634 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित कर सके। देश के हर गांव घर तक बिजली पहुंचाने के बाद मोदी सरकार देश भर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 25 मार्च 2025 तक का लक्ष्य तय करने जा रही है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा बिजली वितरण कंपनियों का घाटा है, जिससे कंपनियां निवेश नहीं कर पा रही हैं। सरकारी बिजली क्षेत्र को घाटे से उबारने के लिए 2 मोर्चों पर काम कर रही है: स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 वर्षों में बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार आया है। सरकार ने सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए देश के सभी गांवों को ग्रिड की बिजली से जोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि आज शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 23.5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से 24 घंटे बिजली आपूर्ति का लक्ष्य सरलता से हासिल हो जाएगा। सुधार का अवसर विदेश स्टैंडर्ड। सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ ने देश में चुनावी चंदे में आवश्यक पारदर्शिता लाने वाला निर्णय सुनाते हुए 6 वर्ष पुरानी चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। उसने अपने निर्णय में कहा कि यह बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने खुले और पारदर्शी शासन और सूचनाओं तक मतदाताओं की पहुंच के मूल्यों को बरकरार रखा है। चुनावी चंदे का एक गोपनीय तरीका इनका उल्लंघन कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारतीय स्टेट बैंक, जो इन बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत सरकारी बैंक है, उसे 12 अप्रैल 2019, जब इस विषय में अंतरिम आदेश पारित हुआ था, से अब तक जारी और खरीदे गए बॉन्ड का पूरा ब्यौरा भारतीय निर्वाचन आयोग को देना होगा। निर्वाचन आयोग को 6 मार्च से 13 मार्च के बीच ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। जिस चुनावी बॉन्ड की 15 दिन के भीतर की वैधता उन्हें वापस लौटाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के वित्त अधिनियम के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3) के बारे में जो टिप्पणी की, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह धारा कंपनियों के राजनीतिक अंशदान के बारे में है। धारा 182(3) के तहत ऐसे अंशदान को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए, ये नकद नहीं होना चाहिए और इसकी जानकारी नफा नुकसान खाते में दी जानी चाहिए। वर्ष 2017 के संशोधन ने वह सीमा हटा दी थी जिसके तहत पिछले 3 वर्ष के मुनाफे का 7.5% दान दिया जा सकता था। संशोधन ने इसका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। न्यायालय ने सवाल उठाया है कि राजनीतिक दलों को असीमित कारोबारी फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और उसने काले धन पर नियंत्रण के मामले में चुनावी बॉन्ड की क्षमता पर भी संदेह जताया। उसने यह संकेत भी दिया कि यह संशोधन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29(c) के साथ सुसंगतता में पेश किया गया है, जो राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से हासिल अंशदान का खुलासा करने से छूट देती है। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पाया कि 2020-21 में सत्ताधारी दल समेत 7 राष्ट्रीय दलों की आय का 66% हिस्सा अज्ञात स्रोतों से आया। इस आय में चुनावी बॉन्ड का हिस्सा 82% था। सरकार सच यह है कि चुनावी बॉन्ड ने राजनीतिक चंदे को लेकर अस्पष्टता बढ़ाई है। मौजूदा कानूनों के तहत राजनीतिक दलों के लिए 20,000 रुपए से अधिक के चंदे का खुलासा करना जरूरी है। इस सीमा की वजह से ही बड़े चंदे को छोटे छोटे रूप में बांटकर किया जाता है। राजनीतिक दलों के स्वतंत्र अंकेक्षण की व्यवस्था के अभाव में इस खुलासा नियमों से पार पाना आसान है। वर्ष 2013 में सरकार ने इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम पेश की थी, जिसकी मदद से गैर लाभकारी कंपनियों को ऐसी संस्थाएं स्थापित करनी थी जो अन्य कंपनियों एवं लोगों से धन जुटा सकें और उन्हें राजनीतिक दलों को वितरित कर सके। इन प्रकटीकरण मानकों के लिए न्यास स्थापित करने वाली मूल कंपनी की घोषणा की भी आवश्यकता नहीं। चुनी हुई गुमनामी पर सवाल उठाते हुए यह सुझाते हुए कि कंपनियों के पास व्यक्तियों की तुलना में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की अधिक क्षमता होती है, अदालत ने इशारा किया कि राजनीतिक चंदे से संबद्ध कानूनों में जल्दी सुधार की आवश्यकता है। किसी भी लोकतंत्र में जहाँ पैसा राजनीतिक सफलता का वाहक है, वहाँ यह जरूरी है चुनाव प्रचार के लिए दान राशि से संबंधित कानून का शायद कभी भी खामी रहित न हो, लेकिन चुनाव आयोग को चुनावी चंदे के नियमों को पश्चिमी लोकतंत्रों के उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप करने का ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। भारतीय प्रबंधक और कामकाज में बदलाव। अजित बालकृष्णन, लेखक, इंटरनेट उद्यमी हैं। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि भारतीय प्रबंधकों की आयु जब 40 के करीब होने लगती है तो वे वास्तविक काम करना बंद कर देते हैं और बैठक करने, समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने जैसे अनुष्ठान रूपी काम करने लगते हैं?
मुझसे यह सवाल एक मित्र ने पूछा जब हम बीकेसी मुंबई में एक बेहतरीन रेस्तरां में दोपहर का भोजन कर रहे थे। मेरे मित्र ने मुझे यह कहकर मिलने के लिए बुलाया कि हमें मिले हुए लंबा वक्त हो चुका है। एक आईटी सेवा कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यधिकारी हैं जहां 5000 लोग काम करते हैं। हम लोग एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हमने काम करना शुरू ही किया था। मैं अपने मित्र के सवाल को हजम करने की कोशिश कर रहा था और एक सही उत्तर की तलाश कर रहा था। इस बीच मेरे मित्र ने मेरे चेहरे पर उगाए सवाल को समझ लिया और पूछा, क्या आपने मेरा सवाल सुना? मैंने उनसे कहा कि मैं दरअसल उन प्रबंधकों के साथ अपने अनुभव के बारे में सोच रहा हूँ जो 30 की उम्र के पार थे। मैंने बताया कि मैंने इस बारे में भी सोच रहा था कि क्या यही समय है जब उनके माता-पिता को उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। उनके बच्चे उस समय शायद बेहतर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। शायद इन दबावों के कारण ही प्रबंधक इस आयु वर्ग में विचलित नजर आते हैं और काम को रस्मी तौर पर लेना शुरू कर देते हैं। मेरे मित्र ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पारिवारिक दबाव इसकी वास्तविक वजह है। मैं मानता हूँ कि ये भारतीयों का पुराना व्यवहार है जहाँ वे वित्तीय रूप से सहज स्थिति में पहुंचते ही रोजमर्रा के कामों से दूरी बनाने लगते हैं। मेरे दिमाग में अपने जीवन के बीते 2 दशक घूम रहे थे। मेरे मित्र एक बात तो सही कह रहा था कि मैं भी यह याद कर सकता हूँ कि जब मैं बिजनेस स्कूल कॉन्फ्रेंस आदि में वरिष्ठ प्रबंधकों से मिलता हूँ तो अक्सर एमबीए के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में भी काम को दूसरों को बांटने पर जोर देते हैं बजाय कि खुद काम करने के। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हवाले से कहें तो नेतृत्व करने वालों के लिए सबसे कठिन बदलाव होता है काम करने वाले से नेतृत्व करने वाला बनना। इसका अर्थ है दूसरों के विचारों को आकार देना और अपनी प्राथमिकताओं को दूसरों के प्रेरित कदमों के लिए जीवन बनाना। दूसरे शब्दों में प्रबंधक बनने का अर्थ है खुद काम बंद करना और केवल दूसरों के विचारों को आकार देना। मैंने इस सवाल को चैट जीपीटी के सामने पेश किया, अनुष्ठान क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? मुझे जो जवाब मिला वह इस प्रकार है। अनुष्ठान में प्रतीकात्मक कदम और समारोह शामिल होते हैं। ये विविध संदर्भों में कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर वे सामाजिक पहचान को परिभाषित करते हैं और उस पर जोर देते हैं। ऐसा करके वे साझा विरासत के साथ तमाम पीढ़ियों को जोड़ते हैं। धार्मिक स्तर पर अनुष्ठान लोगों को उच्च शक्तियों से जोड़ते हैं, भक्ति प्रकट करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और आध्यात्मिक लक्ष्यों को चिन्हित करते हैं। वहीं भावनात्मक स्तर पर अनुष्ठान एक शांत और जमीनी प्रभाव प्रदान करते हैं, चिंता को कम करने और नियंत्रण की भावना के जरिए समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। इससे मेरे दिमाग में चीजें बेहद साफ हुई हैं, लेकिन मुझे यह भी आश्चर्य है कि होता है कि हम मनुष्य हर रोज जिन ढेर सारी चीजों में शामिल रहते हैं वे अनुष्ठानिक ही होती हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए अनेक पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारतीय कारखाने और कार्यालय आईएसओ सिग्मा आदि प्रमाणन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब इन कारखानों कार्यालयों में अधिकांश समय इन मानकों को हासिल करने की दिशा में मेहनत करने और कई सौ पन्नों के दस्तावेज तैयार करने में बीतता है जिनके इन मानकों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि गुणवत्ता में वास्तविक सुधार की दिशा में काम नहीं किया जाता है। प्रमाणन मंत्रों की तरह होते हैं और इनके द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था को पवित्र माना जाता है। जब बात भारत में शिक्षा की आती है तो इस बात का आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या अपने शैक्षिक संस्थानों को शीर्ष पर ले जाने की चाह के कारण हम प्रवेश परीक्षाओं पर कुछ ज्यादा ही जोर देने लगे हैं। कोटा के बारे में जो हमें खबरें सुनने को मिलती हैं वे इस बात का उदाहरण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ट्यूशन देने वाले कॉलेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। क्या मौजूदा प्रवेश परीक्षाओं में रटने पर जोर दिया जाता है? क्या रटने की इस संस्कृति में वह खतरा शामिल है कि पढ़ना एक रस्मी प्रक्रिया में बदल जाएगा? शायद देश में सबसे बड़ी त्योहारी रस्म दिवाली, क्रिसमस, नया साल, पोंगल और ओणम नहीं बल्कि जीडीपी की समय समय पर होने वाली घोषणा है। इसके बारे में माना जाता है कि ये हमारे आर्थिक जीवन की बेहतरी का द्योतक है। आमतौर पर सत्ताधारी दल जश्न मनाता है और विपक्षी दल चुनौती देते हैं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज और अमर्त्य सेन जैसे विद्वान बता चुके हैं कि जीडीपी का पैमाना नागरिकों की बेहतरी के आकलन के लिए खासा कमजोर है। इसके बावजूद यह रस्म जारी है। संवाददाता सम्मेलन, सार्वजनिक भाषण और सोशल मीडिया पर होने वाले शोर की तुलना आसानी से दिवाली, ओणम, पोंगल और अन्य अवसरों से की जा सकती है। आखिर में शायद यह सही है कि जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे रोज तैयार होकर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम पर जाने की रस्म भी कमजोर पड़ने वाली है। क्या अधिकांश लोगों के लिए काम पर मतलब घर से काम करना होता जा रहा है? क्या शानदार मुख्यालय बनाना भी जल्दी ही मंदिर और चर्च और मस्जिद बनाने जैसा बन जाएगा? मानो बेहतर कारोबार चलाने के लिए ऐसा करना जरूरी हो। शायद मेरे सामने ये कठिन सवाल रखने वाले मेरे मित्र सही थे। इस बात पर शोध करना उपयोगी होगा कि आखिर 30 से अधिक आयु के प्रबंधक रस्मी जीवन क्यों जीवन लगते हैं। पारदर्शिता के हक में जनसत्ता, चुनावी बॉन्ड के रूप में अलग अलग स्रोतों से धन लेने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और लोकतंत्र बचाने के लिहाज से इसे उम्मीद की एक किरण के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ चंदा लेने के नाम पर चल रही इस व्यवस्था के नाम पर चुनावी बॉन्ड
या चंदा लेने के नाम पर इस व्यवस्था पर तमाम सवाल उठते रहे और इस पर रोक लगाने की मांग भी होती रही है। साथ ही इसकी संवैधानिकता के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। अदालत ने यह व्यवस्था दी है कि चुनावी बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 1901 का उल्लंघन है और इसके सारे राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद के उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। 5 न्यायाधीश की पीठ में सर्वसम्मत से अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। दरअसल एक विचित्र तर्क यह भी दिया जा रहा था कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था के जरिए भ्रष्ट तरीके से जमा किए जाने वाले धन पर काबू पाया जा सकता है, जबकि इसमें जिस स्तर पर पारदर्शिता की अनदेखी की जाती रही वह अपने आप में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक परोक्ष तरीका रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ज्यादातर पार्टियों को भी इससे कोई गुरेज नहीं था कि चंदे के रूप में धन का गोपनीय तरीके से लेन देन हो। गौरतलब है कि इस योजना के तहत आम लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए। हालांकि संबंधित बैंक के पास इसका पूरा ब्यौरा होता था कि किसने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दान में दिया। ये सवाल भी उठे कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी गई थी, इसलिए इसे भ्रष्ट और तरीकों से हासिल धन को बढ़ावा मिल सकता है। इसकी एक आलोचना यह भी थी कि यह योजना बड़े कारपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद के लिए बनाई गई थी। विडंबना यह है कि भारतीय राजनीति में चुनाव पारदर्शिता की मांग तो अक्सर की जाती है, मगर इसके लिए जरूरी कारकों को सुनिश्चित करने के लेकर गंभीरता नहीं दिखती। हैरानी की बात यह भी रही कि इस क्रम में सूचना के अधिकार कानून को भी दरकिनार कर दिया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को सूचना के अधिकार कानून का भी उल्लंघन माना। इस बात की आशंका निराधार नहीं रही है कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां किसी पार्टी को मदद के तौर पर धन देने के लिए किसी तरह की अघोषित सुविधाओं की मांग कर सकती हैं और ऐसे में चुनावी बॉन्ड के जरिए धन मुहैया कराने के नियम किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इसका सीधा असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है। अब लोकसभा चुनाव के पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिहाज से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक महत्व का और याद रखने लायक कहा जा सकता है। चंदे पर सवाल हिंदुस्तान इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया फैसला जितना प्रभावी है उतना ही विचारणीय भी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। भारतीय सियासत के लिए यह एक बड़ा फैसला है। आने वाले समय में न केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के स्वरूप बल्कि चुनावी चंदे के तौर तरीकों में भी बदलाव आना तय है। वैसे सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के किसी भी स्वरूप को बनाए रखने के लिए कोई विधिगत परिवर्तन करे तो आश्चर्य नहीं। हालांकि जब चुनाव करीब है तब इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए रास्ता संभव करना आसान नहीं है। फिलहाल यह इतिहास में दर्ज हो चुका है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्याप्त सुनवाई और विमर्श के बाद अपना दो टूक फैसला सुना दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सभी ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मत से फैसले सुनाए, अतः अदालत का रुख स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अदालत के अनुसार राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं। पारदर्शी निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी बेहद जरूरी है। इस मोर्चे पर चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(a) के भी प्रतिकूल है। यह संदेश बहुत पुराना है कि राजनीतिक दल अगर चाहें तो किसी काम के बदले किसी से चंदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चंदे के पीछे ऐसी भावना होती है, पर कुछ चंदों के लिए इसकी भी आशंका होती है क्योंकि धन लेने या देने वाले पर्याप्त पारदर्शिता से काम नहीं लेते हैं। मोटे तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड से शिकायत की भी यही बड़ी वजह है। न्यायालय चंदे के मामले में गोपनीयता के पक्ष में नहीं है। यह तथ्य है कि 2018 के बाद से गुमनाम दानदाताओं ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भारत में राजनीतिक दलों को लगभग 16,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यहाँ इस बात के लिए विस्तार में जाना बहुत जरूरी नहीं है कि ऐसी किसी भी योजना का सर्वाधिक लाभ सत्ताधारी पार्टी को होता है। साल 2013 के पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसके पास सर्वाधिक धन एकत्र होता था और वित्त वर्ष 2013-14 में भाजपा कुल 673 करोड़ रुपए के धन के साथ कांग्रेस को मिले 598 करोड़ रुपए से आगे निकल गई। अब यहाँ से आगे की राह सरकार को निकालनी है। किसी भी लोकतंत्र में अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर बढ़ना सराहनीय कहा जाएगा। वैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को मानना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। जब चुनाव का ऐलान होना है तब भी कोई दल अपने खजाने को घटाना नहीं चाहेगा। कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं जो लोग भारी भरकम खर्च के साथ अपनी पार्टी
को मैदान में जमाए हुए हैं। उनके लिए चिंता बहुत बढ़ गई है। क्या 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर सियासी दल अपने चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस कर पाएंगे? क्या भारत का चुनाव आयोग सूचना मिलने के 1 सप्ताह के भीतर सभी चंदे या दान को सार्वजनिक कर पाएगा? नए चुनावी बॉन्ड पर रोक तो लगी गई है, साथ ही अब भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च तक चुनाव आयोग में सभी विवरण जमा करने होंगे। तय है, आगे की राह किसी के लिए आसान नहीं। धन्यवाद।